डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 146। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें छोटी हो गई। उसने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, हमने यकीन कर लिया कि तुम ही हमारे प्रिंस चार्मिंग हो। अब इस तरह से नौटंकी करके हमें परेशान करने की जरूरत नहीं है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपनी छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं या तुम मुझे परेशान कर रही हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम हमें परेशान कर रहे हो। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट कुछ कहा भी नहीं। हम तो टूटे हुए दिल के साथ तुम्हारे पास आए थे। तुम्हें बता रहे थे कि हम हमारे पहले प्यार को नहीं भूला पा रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे थे कि हम तुम्हें भी नहीं भुला पा रहे हैं। तुमने ये कह दिया कि तुम ही हमारे प्रिंस चार्मिंग और तुम ही हमारे लंगूर हो। अगर सच में तुम ही हमारे लंगूर और प्रिंस चार्मिंग हो तो पहले क्यों नहीं बताया? हम इतना ज़्यादा क्यों रोते? इतना ज़्यादा दर्द क्यों बर्दाश्त करते? क्यों बर्दाश्त करते? तुम्हारे जैसा पत्थर दिल इंसान हमने कभी देखा भी नहीं। एक मासूम सी लड़की तुम्हारे सामने इतना ज़्यादा दर्द में थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ में थी, और तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन था, फिर भी तुमने सॉल्यूशन नहीं दिया। तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। अमानत लगातार बोलती जा रही थी। वही अस्तित्व उसे घूरता जा रहा था। आखिर में बोलते बोलते जब अमानत को सर में दर्द हुआ तब जाकर वो चुप हो गई, और उसे चुप होते हुए देखकर अस्तित्व ने कहा, अब अपनी बात को साबित करने के लिए इतना झूठ बोलोगी तुम? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम्हें पहले से नहीं पता था कि मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग हूँ। अगर तुमने कसम खा ली तो मैं यकीन कर लूंगा कि तुम झूठ नहीं बोल रही थी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, कसम? अगर हमने कसम खा ली और हमारा लंगूर टपक गया तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, अभी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए, इतनी जल्दी हम क्या करेंगे? नहीं भगवान जी, हम झूठी कसम नहीं खाएंगे। अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अस्तित्व ने कहा, मैंने कहा मेरे सर पर हाथ रखो और कसम खाकर कहो कि तुम्हें नहीं पता था कि मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग हूँ। अगर तुम कसम खा लोगी तो तुम जो कहोगी मैं करूँगा। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर सॉरी कहूँगा। अब बताओ, कसम खाने के लिए तैयार हो तुम? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत अपनी नज़रें यहाँ वहाँ चुराने लगी। उसने खुद से कहा, इसने तो हमें पहले ही पकड़ लिया था। अब अगर सच में पकड़े जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा? बस दो बातें सुनाएगा, सुन लेंगे। वैसे भी बचपन से बातें तो सुन रहे हैं। अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अस्तित्व को हंसी आ रही थी। उसने धीरे से अमानत के कानों के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है झूठ बोलते हुए तुम बहुत क्यूट लगती हो, पर तुमसे झूठ बोला नहीं जाता तो ट्राई क्यों करती हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मासूमियत से कहा, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर तुम पहले से सब कुछ जानते थे तो हमारे सामने कन्फेस भी तो कर सकते हैं ना। इतने दिनों तक तुम हमारे सामने अस्तित्व शेखावत बनकर घूमते रहे। अगर तुम हमें बता देते कि बचपन में हम तुम्हारी सिंड्रेला और तुम हमारे प्रिंस चार्मिंग थे तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? वैसे भी कुछ दिन पहले तुमने हमें बताया था कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अगर थोड़ी और बात बता देते तो क्या ही हो जाता? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसलिए ये सब कुछ नहीं बताया क्योंकि मेरे ससुर जी और तुम्हारे पापा ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। डॉक्टर ने कहा था कि हम जबरदस्ती तुम्हें कुछ भी याद नहीं दिला सकते, इसलिए मैं तुम्हें नेचुरल तरीके से सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था और तुम्हारे डैड ने चैलेंज दिया था कि मैं तुम्हें 15 दिन के अंदर अंदर सारी यादों को याद दिला दूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने हैरानी से कहा, क्या सच में डैडी ने ऐसा कहा था? अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोलता रहता हूँ? मुझे झूठ बोलने की आदत है तुम्हारी तरह। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, हम झूठ नहीं बोलते। हम बस तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुनना चाहते थे, इसलिए हमने झूठ बोला। और रही बात सन्यासी बनने की, तो हम सन्यासी क्यों बनेंगे? हमें शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, रोमांस करना है। सन्यासी बन जाएंगे तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए सन्यासी तो हम कभी नहीं बनने वाले। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा,
तुम बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकती। तुम एक नंबर की नौटंकी हो। नौटंकी करने का अगर कंपटीशन हो ना तो उसमें फर्स्ट प्राइज लेकर आओगी तुम। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, जब देखो तब हमारी बुराई करते रहते हो, तुम्हें तो हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। थोड़ा सा भी प्यार नहीं है, बुरे इंसान। अस्तित्व लगातार अमानत की बात सुनकर उसे घूर रहा था। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे ऐसे घूरकर नजर मत लगाओ यार, नजर लगा दोगे तो फिर हम क्या करेंगे। ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि क्या सच में तुम हमारा बचपन का प्रॉमिस याद करके वापस आए हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। अमानत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में चमक लेकर उसकी तरफ देखकर प्यार से कहा, बताओ ना, क्या सच में तुम हमारे बचपन के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आए हो। हमें याद है हमने बचपन में तुमसे प्रॉमिस मांगा था कि तुम बड़े होने के बाद हमसे शादी करोगे, क्या तुम सच में हमसे शादी करोगे। अमानत के सवाल को सुनकर अस्तित्व ने अपना चेहरा अमानत के चेहरे के करीब लाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, करना तो नहीं चाहता था पर क्या करूं। तुमसे दूर जाने के बाद बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता था, ना चाहते हुए भी तुम ही दिल और दिमाग में घूमती रहती थी। तुम्हें पता है मैंने 10 साल तक तुम्हें भूलने की नाकाम कोशिश की है, पर हर पल हर वक्त मेरे दिल में मेरे दिमाग में तुम ही घूमती रहती थी और आखिर में मैंने अपने दिल के सामने हार मान ली और यहाँ पर आ गया। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखों में हल्की नमी नजर आने लगी। उसने आगे बढ़कर अस्तित्व को गले लगाकर रोते हुए कहा, तो फिर पहले बताना था ना, हमारा छोटा सा दिल कितना दर्द कर रहा है तुम्हें पता है। जब तुम हमें छोड़कर गए थे बचपन में तो हम कितना ज्यादा रोए थे और उसी दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब हम तभी तुम्हें भूल गए थे और तब से तुम हमें याद रखे हुए थे। मतलब हिसाब बराबर हुआ, इतने सालों तक तुम हमारे लिए तड़प रहे थे जबकि हम तुम्हें भूलकर मजे से एंजॉय कर रहे थे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने छोटी आंखों से उसे घूरकर खुद से दूर करते हुए कहा, तो तुम ये सोचकर खुश हो रही हो कि मैं तुम्हारी यादों में तड़प रहा था और तुम मुझे भूलकर मजे से एंजॉय कर रही थी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हाँ हम यही सोचकर खुश हो रहे हैं। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, ठीक है खुश रहो, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए अस्तित्व वहां से जाने लगा। अमानत ने दर्द भरी आवाज में कहा, ठीक है चले जाओ अस्तित्व बाबू, हमारे दर्द से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। हमें लगा था कि हमारे दर्द से तुम्हें दर्द होगा पर तुम तो धोखेबाज निकले, दगाबाज निकले, धोखेबाज निकले। हमारे छोटे से दिल को तोड़ने के हर एक मौके ढूंढते रहते हो। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व उसे घूर रहा था। अस्तित्व को इस तरह से खुद को घूरते हुए देखकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, इस तरह से घूरो मत, नजर लग जाएगी। हमें भगवान ने इतना प्यारा बनाया है कि अगर कोई प्यार से भी देखे तो भी नजर लग जाए। घर जाकर नजर उतरवानी पड़ेगी। अमानत की बकबक सुनकर अस्तित्व ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, नींद नहीं आ रही है, रात का 1 बजे बज रहा है। अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, जब सामने इतना हैंडसम शख्स खड़ा हो तो कैसे आ सकती है। वैसे प्रिंस चार्मिंग आप बचपन से ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। अमानत के मुंह से आप सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुम तो मुझे तुम कहती थी, तुमसे आप पर कैसे शिफ्ट हो गई। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमारे लंगूर को तुम कहते थे और हमारे प्रिंस चार्मिंग को आप कहते थे, फिलहाल तुम हमारे प्रिंस चार्मिंग हो। जब जब हमें तुम पर गुस्सा आएगा तो हम तुम्हें लंगूर कहेंगे, मतलब तुम हमारे लंगूर बन जाओगे, गुस्सा करते टाइम लंगूर और प्यार करते टाइम प्रिंस चार्मिंग। कैसा है आइडिया। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बकवास। अब तुम्हें सिर्फ एक आइडिया पर फोकस करना है, पहाड़ पर जाकर सन्यासी बनने का आइडिया। पर मैंने भी सोच लिया है कि तुम्हारा आइडिया काफी अमेजिंग है, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हें सच में पहाड़ पर जाकर सन्यासी बनना चाहिए। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा। इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, उनमें से किसी एक से शादी कर लूंगा। थोड़ी देर पहले तुम ही तो दुआ कर रही थी ना कि कोई खूबसूरत लड़की मुझे मिल जाए, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, लंगूर के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। सुन लो कान खोलकर, तुम हमारे हो, सिर्फ हमारे, सिर्फ अमानत राठौर के। अमानत राठौर के अलावा तुम किसी और की तरफ देख भी नहीं सकते, और अगर तुमने किसी और की तरफ देखा तो तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लेंगे, तुम्हारे दोनों कान काट देंगे, तुम्हारे हाथों को भी काट देंगे और तुम्हारे बालों को भी नोच नोच कर तुम्हें गंजा कर देंगे। उसके बाद कोई लड़की तुम्हें नहीं देखेगी।
अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, काफी खतरनाक धमकी नहीं दे दी तुमने। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, इससे ज्यादा खतरनाक है हम, तुम जहां सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा खतरनाक, इसलिए अगली बार से हमें इस तरह से परेशान मत करना वरना सच में तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद ही दुआ देती हो और अब खुद ही धमकी देती हो, सच में लड़कियों को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, तो समझने की कोशिश क्यों करते हो? जो कहते हैं वो करो, चुपचाप जोरों के गुलाम बन के रहो, खुश रहोगे। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व ने कहा, अच्छा जोरों का गुलाम, पर मेरी तो तुमसे शादी हुई ही नहीं है, तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ कैसे मान लूं? अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से अस्तित्व की तरफ देखकर उसे घूरते हुए कहा, हमने बचपन में तुम्हें अपना हबी मान लिया था, भूल गए तुम? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो तुमने अपने प्रिंस चार्मिंग को माना था, मुझे थोड़ी माना था। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तुम एक ही इंसान हो, चाहे फिर प्रिंस चार्मिंग हो, लंगूर हो या अस्तित्व हो, तुम एक ही हो और हमने तुम्हें अपना हस्बैंड माना था। हमने तुम्हें बचपन में हबी कहा था, तुम भूल गए। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत इरिटेट हो रही थी। वही उसे इस तरह से इरिटेट होकर बातें करते हुए देखकर अस्तित्व को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके बैठा हुआ था क्योंकि वो जानता था कि सच में उसने अमानत को बहुत परेशान कर दिया। अब अगर आगे उसने और कुछ भी कहा तो अमानत पक्का उसका सर फोड़ देगी। अगर वो इस वक्त हॉस्पिटल के बेड पर ना होती तो अब तक सच में उसने उसका सर फोड़ दिया होता। अस्तित्व को धीरे धीरे मुस्कुराते हुए देखकर अमानत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से, अब हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम सच में बहुत बहुत ज्यादा बुरे हो, हमें परेशान करते रहते हो, हमें रुलाते रहते हो। तुम्हें खुशी होती है ना हमें रुलाकर, तो जाओ किसी और को रुलाओ, उसे रुलाकर भी खुश हो जाओ। किसी और को ढूंढ लो, अब हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कहते हुए अमानत की आवाज धीमी हो गई। अस्तित्व ने पीछे से उसके गालों को चूमते हुए कहा, क्या तुम सच में अपने प्रिंस चार्मिंग को खुद से दूर भेजना चाहती हो मेरी सिंड्रेला? अस्तित्व के मुंह से सिंड्रेला सुनकर अमानत के पेट में तितलियां उड़ने लगी। बचपन में वो हमेशा अस्तित्व से कहती थी कि वो उसका प्रिंस चार्मिंग है और वो उसकी सिंड्रेला, पर आज पहली बार अस्तित्व ने अपने मुंह से उसे अपनी सिंड्रेला कहा था, जो सोच सोचकर अमानत को अजीब सी खुशी हो रही थी। एपिसोड 147। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर अस्तित्व ने धीरे से उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहा, क्या तुम शर्मा रही हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन को सही करते हुए कहा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों शर्माएंगे? हम नहीं शर्मा रहे हैं। कहते हुए अमानत अपने गुलाबी गालों को छुपाने की कोशिश करने लगी। उसकी बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, इसका मतलब तुम सच में नहीं शर्मा रही हो। कोई बात नहीं, नहीं शर्मा रही तो ना सही, फिलहाल मैं चलता हूँ। वैसे भी अब जब तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और तुम संन्यास लेने वाली हो तो मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने सूजी को कहा था कि टाइम आने पर मैं कह दूंगा उसे कि मुझे क्या करना है। अब मुझे लगता है कि मुझे हाँ कह देना चाहिए, आखिर तुमने मुझे मना जो कर दिया है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, प्रिंस चार्मिंग, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने बस आपको परेशान करने के लिए कहा था, खबरदार जो हमारे अलावा किसी और की तरफ देखा तो। बचपन से आपको बुक किया हुआ है हमने हमारे लिए, बचपन से लेकर आज तक आपके ऊपर हमारा स्टैंप लगा हुआ है, समझ में आया आपको? इसलिए हमारे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मत, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर धीमी आवाज में कहा, अच्छा, तो तुमसे बुरी कोई है भी नहीं। मैंने तुमसे बुरी लड़की अपनी लाइफ में देखी नहीं जो अपने प्यार को इस तरह से परेशान करती है। मुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती हो तुम। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हम कोई तरीका नहीं ढूंढते हैं, आप हमेशा हमें परेशान करते रहते हो। आप हमेशा जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए ऐसे काम करते हो जिससे परेशान होकर हम खुद आपको परेशान करना शुरू कर दे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं खुद को परेशान करने के लिए तरीके ढूंढता हूँ कि तुम खुद परेशान होकर मुझे परेशान करो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, क्या बोल रहे हैं आप? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, फालतू बातें बंद कीजिए और हमारी सेवा कीजिए। देखिए हम कितने बीमार हैं,
हम बीमार हैं और आप हमारे साथ अच्छे से प्यार से बर्ताव करने की जगह पर हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं। इस तरह से कोई लड़ाई करता है भला? कहते हुए अमानत क्यूट सा फेस बनाकर अस्तित्व की तरफ देखने लगी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने छोटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, लड़ाई नहीं करते हैं, ऐसे तो कैसे लड़ाई करते हैं? जरा बताओ मुझे। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, लड़ाई करते ही नहीं है। अगर हम बीमार हैं तो आपको हमारा ध्यान रखना चाहिए। आपको हमारे साथ प्यार से बर्ताव करना चाहिए। आपको हमसे पूछना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। आपको हमारी परवाह करनी चाहिए। आपको हमारे साथ और अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, समझ गए आप बुद्धू? अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके ओके, मैं समझ गया कि मुझे करना क्या है। मुझे तुम्हारी परवाह करनी है, मुझे तुम्हारी केयर करनी है ना? अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सही समझे ना आप? हमारी केयर कीजिए, हमारी परवाह कीजिए, हमें स्पेशल फील कराए ताकि हमें खुशी हो, हम जल्दी ठीक हो जाए। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अगर मैंने तुम्हारी केयर की और तुम्हारे पास रुका तो क्या तुम्हारे डैडी मुझे छोड़ देंगे? तुम्हारे डैडी मुझे तोप से उड़ा देंगे, फिर तुम शादी से पहले ही विधवा हो जाओगी। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारे डैडी क्या आपको अंग्रेज दिखते हैं जो आपको तोप से उड़ा देंगे? कुछ भी बकवास मत कीजिए हमारे डैडी के बारे में। हमारे डैडी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। हमारे डैडी ने तो आपको एक्सेप्ट भी कर लिया। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या वो आपको हमारे घर आने देते? कभी भी नहीं आने देते। क्या डैडी को और भाई को और मम्मा को पता था कि आप ही हमारे प्रिंस चार्मिंग हो? अमानत के सवाल को सुनकर अस्तित्व मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट ही अमानत को उसका जवाब देने के लिए काफ़ी थी। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, उन लोगों ने भी हमें नहीं बताया। सब लोगों ने हमें धोखे में रखा और हमारा छोटा सा दिल कितना दर्द कर रहा है। अब हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम सबसे नाराज हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, मैंने तुम्हें बताया ना कि डॉक्टर ने तुम्हें फोर्सफुली कुछ भी याद दिलाने से मना किया था, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया, तुम्हें सब कुछ याद आने का इंतजार करते रहे। समझ गई तुम बुद्धू लड़की। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, ठीक है, अब जाओ तुम, हमें नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, हमें सोना है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, अच्छा, झूठ बोलकर इतनी आधी रात को तुमने मुझे यहाँ पर बुलवाया और अब मुझे आधी रात को वापस जाने के लिए कह रही हो। सोचो कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया तो? अगर मैं मर गया तो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत, जो कि बेड पर लेट गई थी, वो गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। अचानक से गुस्से से उठने की वजह से उसे अपने हाथ में लगी हुई एक ड्रिप में तेज दर्द महसूस हुआ और दर्द की वजह से उसके मुंह से चीख भी निकल गई। अस्तित्व ने जैसे ही ये देखा वो दौड़ता हुआ अमानत के पास आ गया। उसने घबराते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? क्या कर रही हो? दिखाओ, मुझे चोट लगी है। अमानत ने गुस्से से अपने हाथ को पीछे खींचते हुए कहा, आपको हमारी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या कहा आपने? आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप मर जाएंगे। तो ठीक है, जाए मर जाए, वैसे भी अब हम हैं कौन आपके जो हम आपको कुछ कहेंगे और आप हमारी बात सुन लेंगे? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, अमानत ने आंसू भरी आंखों से अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है ना प्रिंस चार्मिंग, आप हमारे लिए कितने जरूरी है, फिर भी आप ऐसी बातें करके हमें रुला रहे हैं। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, जो करना है कीजिए। कहते हुए अमानत बैग की तरफ जाने लगी। अस्तित्व ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर मजबूती से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अमानत, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है जिसे मैं इम्पोर्टेंस दे सकूं, इसलिए अगली बार से ये बात कहना ही मत कि तुम मेरे लिए ज़रूरी नहीं हो। तुम मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अस्तित्व की बातें सुनकर अमानत के पेट में तितलियां उड़ने लगी। अस्तित्व ने हल्के से उसके कानों को चूमते हुए कहा, अमानत, आज तक तुम्हें नहीं पता था कि मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग हूँ और तुमने खुलकर अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया था, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम खुलकर अपने प्यार का इजहार करो। बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के पेट में तितली उड़ने लगी, साथ ही उसके गाल गुलाबी हो गए। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अस्तित्व ने हल्के से अमानत के कानों पर बाइट करते हुए कहा, मैंने कुछ कहा? अमानत, मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप नहीं जानते कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं? आज से नहीं बल्कि बचपन से आपके गाने की आवाज़ सुनकर हम आपके दीवाने हो गए थे, आपके गिटार की म्यूजिक सुनकर हम आपके पीछे पागल हो गए थे।
हम हर साल बनारस आने का इंतजार ही इसलिए करते थे ताकि हम आपके गाने सुन सके, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं या नहीं। हम तब से आपसे प्यार करते हैं जब हमें प्यार का मतलब भी नहीं पता था। हम तब से आपसे प्यार करते हैं जब हमें कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि आप हमारे हैं, और बड़े होने के बाद हमें आपसे शादी करनी है। हमने बचपन में ही अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस कर दी थी, और इतने सालों तक आपने हमें जवाब नहीं दिया। ये उसी की पनिशमेंट थी कि हम आपको भूल गए और आप हमें याद करके तड़पते रहे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया कि ये मेरी गलती की पनिशमेंट थी, पर मुझे ये बताओ कि ये पनिशमेंट मुझे दी किसने? तुमने या फिर तुम्हारे भगवान जी ने? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट तो नहीं करवाया था, तो ये पनिशमेंट गॉड ने आपको दी। पर सोचिए कि अगर हमें एक्सीडेंट में कुछ हो जाता और आप हमसे दूर होते और आपको पता भी नहीं चलता तो क्या होता? अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत हो गई। उसने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। अगली बार से तुम्हारे मुंह से इस तरह की बकवास नहीं निकलनी चाहिए। इस तरह की फालतू बातें करना बहुत अच्छे से आता है ना तुम्हें? कोई अच्छी काम की चीज नहीं करोगी, ना पढ़ाई में दिमाग चलता है ना किसी और चीज में। बस बकवास करवा लो दिन भर जितनी चाहे उतनी बकवास कर सकती हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, आप सच में बहुत बुरे हैं, हमेशा हमें परेशान करते रहते हैं। छोड़िए अब हमें सच में नींद आ रही है। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखा और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया। अमानत अस्तित्व की आंखों में देख रही थी। अस्तित्व ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, सो जाओ। अमानत ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या आप जा रहे हैं? अमानत की बात पर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही तो मुझे जाने के लिए कह रही थी और तुम ही मुझसे सवाल पूछ रही हो कि मैं जा रहा हूं या नहीं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने धीरे से कहा, वो तो हमने बस ऐसे ही कह दिया था। क्या आपको पता नहीं है कि लड़की की हाँ का मतलब ना होता है? अगर हमने कहा है कि आप चले जाओ, इसका मतलब है कि आपको नहीं जाना है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है? अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हाँ हमारे कहने का यही मतलब है, इसलिए आप यहाँ से नहीं जाओगे। अस्तित्व ने अमानत की हथेली को चूमते हुए कहा, तुम सो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास यहीं पर हूँ। तुम्हें अपनी बाहों में भर के सो जाऊंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अस्तित्व प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। कुछ ही देर में अमानत सो चुकी थी। अमानत को सोया हुआ देखकर अस्तित्व ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अब हम कभी दूर नहीं होंगे, कभी भी नहीं। हमारे बीच में आने वाली हर एक मुसीबत को मैं तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही हमसे दूर कर दूंगा। अमानत, बहुत मुश्किलों के बाद ये दिन हमारी जिंदगी में आया है। अब इस दिन को मैं अपनी जिंदगी से नहीं जाने दूंगा। कहते हुए अस्तित्व प्यार से अमानत के चेहरे को निहारने लगा। अमानत सुकून से उसकी बाहों में सोई हुई थी। अस्तित्व के दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था, पर फिलहाल उसका सुकून, उसकी जान, उसकी अमानत उसके पास थी, इसलिए उसने सब कुछ इग्नोर किया और अमानत के बगल में उसे अपनी बाहों में भरकर लेट गया। उसने सीलिंग की तरफ देखते हुए कहा, हर पल हर वक्त तुम्हारी बाहों में गुजारना चाहता हूँ, अपना आखिरी वक्त भी। कहते हुए अस्तित्व ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। नींद में अमानत भी अस्तित्व से लिपट गई। अमानत को चोट लगी हुई थी, जिस वजह से अस्तित्व ध्यान रख रहा था कि कहीं उसके धक्के की वजह से अमानत को चोट न लग जाए, इसलिए पर जितना हो सके अमानत से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। वही कॉरिडोर में सौरभ और सुमन एक दूसरे के साथ हंसते हुए बात कर रहे थे। सौरभ ने हंसते हुए कहा, काफी मजेदार प्लान था, क्या ये प्लान तुम्हारा था? सुमन ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, काश मेरा होता, पर ये मेरा प्लान नहीं था। उसने खुद ही मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कॉल करके कह दूं कि वो आईसीयू एडमिट है, ताकि उसका लंगूर भागते हुए यहाँ पर आ जाए। वैसे अंदर क्या हुआ होगा, क्योंकि उसने कहा था कि उसका प्रिंस चार्मिंग और उसका लंगूर दोनों एक ही है। क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो क्या तुम लोग सच में इसी चीज के लिए कॉलेज आए थे? और क्या वो अमानत को इम्प्रेस करने के लिए ही कॉलेज आया था? सुमन के सवाल का सुनकर सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अगर मैं सच बताऊंगा तो तुम मुझ पर गुस्सा करोगी। सौरभ की बात सुनकर सुमन ने क्यूट सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखा और उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, तुम भूल गए क्या हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं? तो मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगी? और अगर मैंने गुस्सा कर भी लिया तो तुम मुझे शांत कर देना। क्या तुम मुझे शांत भी नहीं कर पाओगे?
सुमन की बात सुनकर सौरभ हंसने लगा। वही वेदांत उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। उसके हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी। उसने गुस्से से कहा, ये लड़की इतनी जल्दी मुझे भूलकर इसके साथ मूव ऑन कर गई। क्या सच में ये मुझसे प्यार भी करती थी या बस दिखावा था? इतनी जल्दी कोई कैसे बदल सकता है? वेदांत को इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। एपिसोड 148। सुमन और सौरभ को एक दूसरे के साथ इतने प्यार से और इतने अच्छे से बात करते हुए देखकर आखिर में वेदांत खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने उन दोनों के पास आकर थोड़े गुस्से से कहा, हम लोग हॉस्पिटल में हैं और तुम लोगों को हॉस्पिटल में मस्ती मजाक सूझ रहा है। अगर तुम लोगों को इतना ही मस्ती मजाक करने का, बातें करने का शौक है तो हॉस्पिटल से बाहर जाकर करो। वेदांत की बात सुनकर अब सौरभ ने उसकी तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तो इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? यही बात तुम नॉर्मल तरीके से भी बोल सकते थे, और वैसे भी हॉस्पिटल में है उसका ये थोड़ी मतलब है कि रोते रहेंगे, ये कहते रहेंगे कि हम हॉस्पिटल में क्यों हैं, क्या कर रहे हैं। अरे यार, हॉस्पिटल में है, नॉर्मल सी बात है कि कोई पेशेंट है और पेशेंट अमानत है। वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने बस नाटक करके अस्तित्व को यहाँ पर बुलाया है। वो दोनों अंदर रोमांस कर रहे हैं और हम बाहर। कहते हुए सौरभ मुस्कुराते हुए सुमन की तरफ देखने लगा। सौरभ की बातें सुनकर सुमन ने छोटी आंखों से सौरभ की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा जी, तो हम रोमांस कर रहे हैं? सुमन ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे बातों से रोमांस भी तो किया जाता है, जो कि हम अभी अभी कर रहे थे। सौरभ की बात सुनकर सुमन जोर से हंसने लगी। वेदांत ने गुस्से से कहा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना सौरभ? वेदांत की बात सुनकर सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, जब सामने इतनी खूबसूरत हसीना बैठी हो तो शर्म करके मुझे क्या करना है? मैं बेशर्म बनने में खुश हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि बेशर्म बनने में ज्यादा स्कोप है। क्यों मेरी हसीना? सौरभ की बात सुनकर सुमन ने हंसते हुए कहा, तुम कितने ज्यादा क्यूट और फनी हो, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी तारीफ किन शब्दों में करूं। सुमन की बात सुनकर सौरभ ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जाने मन जाने बहार, जैसे चाहो वैसे तारीफ करो, हम तो तारीफ के लिए हमेशा हर वक्त हर पल तैयार बैठे रहते हैं। अब अगर तारीफ करना ही चाहती हो तो अच्छे से करो, ऐसी तारीफ करो कि मैं तारीफ सुन सुन के खुशी से पागल हो जाऊं। सौरभ की बात सुनकर सुमन ने हंसते हुए कहा, सच में तुम बहुत ज्यादा फनी हो, बहुत ज्यादा। खैर ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि अब क्या करें, क्योंकि अमानत और अस्तित्व तो शायद अंदर से बाहर नहीं आने वाले। मुझे घर जाना होगा और मैं अपने साथ कार लेकर नहीं आई, क्योंकि मेरा आज उसके साथ रुकने का प्लान था, तो मेरा ड्राइवर मुझे छोड़कर चला गया है, और अगर इस वक्त मैंने उसे खुद को लेने के लिए आने के लिए कहा तो फिर घर पर सबको पता चल जाएगा। अब क्या करूं मैं? सुमन की बात सुनकर सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर तुम्हारे घर पर छोड़कर आऊंगा। सौरभ की बात सुनकर सुमन ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, ओह रियली? तुम मुझे अपनी कमर पर बिठाकर घर पर छोड़कर आओगे? अगर तुम्हारी बीच रास्ते में कमर टूट गई तो फिर? सुमन की बात सुनकर सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, कैसी अपशब्द और अपशगुन बातें कर रही हो, मेरी कमर क्यों टूटेगी? कमर टूटे मेरे दुश्मनों की, मेरी कमर तो मजबूत है, इतनी जल्दी नहीं टूटने वाली, और वैसे भी अगर टूट गई तो तुम हो ना मसाज कर दोगी ना मेरी जान। सौरभ की बात सुनकर सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हारी मसाज कर दूंगी, ऐसी मसाज करूंगी, ऐसी मसाज करूंगी कि अगली बार से कमर में कभी दर्द होगा ही नहीं। उन दोनों की बात सुनकर वेदांत को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से सुमन का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता हूँ। कहते हुए वेदांत सुमन को खींचता हुआ वहां से लेकर जाने लगा। सुमन ने कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं सौरभ के साथ चली जाऊंगी। इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हो तुम? सुमन की बात सुनकर वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा, मैं इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा हूँ? और तुम इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और जितना हो सके सौरभ के क्लोज जाने की कोशिश कर रही हो। तुम ये सब कुछ मुझे जलाने के लिए कर रही हो ना, ताकि मैं जलन के मारे तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूं। तुम्हें क्या ये कोई फिल्म लग जा रही है, या फिर कोई फिल्मी ड्रामा जो फिल्मी सीन को कॉपी करके तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो? वेदांत की बात सुनकर सुमन की आंखें छोटी हो गई। उसने वेदांत के हाथ से अपने हाथ को दूर करके अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए कहा, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो,
तुम्हें मेरे चेहरे पर उदासी नजर आ रही है? नहीं ना, और अपने कान खोल कर सुन लो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें जलाने का, मैं बस उसके साथ दोस्ती कर रही थी। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे भागती रहूंगी? तुमने एक बार कह दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैंने भी तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। तुम्हारा पीछा छोड़ दिया तो क्या अब मैं अपनी जिंदगी में सच्चे प्यार को नहीं ढूंढ सकती? मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए सच्चे प्यार को ढूंढ रही हूँ और मुझे वो सौरभ में नजर आ रहा है। इसमें कौन सी बुरी बात है? वैसे भी सौरभ और मेरे बीच में काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ है। हम दोनों एक दूसरे की तरह मस्तीखोर हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो अगर हम हमारी दोस्ती को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बीच में टांग क्यों घुसा रहे हो? तुम्हारे बारे में कुछ बात कर रहे थे, नहीं ना? तुम्हें दिखाने के लिए कुछ कर रहे थे, नहीं ना? पर तुम ये खुद समझ रहे हो कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए जानबूझकर उसके करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम अपनी आंखों से अच्छे से देख लो, सुमन सिंह के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि वो तुम्हें जलाने के लिए स्पेशली किसी के करीब जाए। कहते हुए सुमन गुस्से से सौरभ के पास आ गई। उसने सौरभ के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे को चांस दे सकते हैं। आई थिंक हमें ट्राई करना चाहिए, शायद हम एक दूसरे के लिए अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सके। वैसे भी तुम भी सिंगल में भी सिंगल, हो सकता है कि दोनों मिलकर बन जाए मिंगल। सुमन की बात सुनकर सौरभ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने तिरछी नजरों से वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच कह रही हो? समझ ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ। किसी को लगता है कि मैं उसके प्यार में इस कदर पागल हो चुकी हूँ कि मैं उसे भूलने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं उसे जलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं उस इंसान को बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल से मैंने कब का उसे निकाल दिया है। मेरा दिल वैसे भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे लड़कों को यहाँ पर जगह दे सकती हूँ मैं। चलो अब मुझे जल्दी से घर छोड़ दो, वरना मेरी माताश्री कल सुबह डंडे से मेरी पिटाई करेगी। सुमन की बात सुनकर सौरभ ने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, तुम दूसरी कार से आ जाना, मैं सुमन को लेकर घर जा रहा हूँ। उसे उसके घर छोड़कर मैं खुद शेखावत मेंशन के लिए निकल जाऊंगा, क्योंकि अस्तित्व महाराज तो आने नहीं वाले। कहते हुए सौरभ सुमन को लेकर वहां से चला गया। उन दोनों के जाते ही वेदांत ने गुस्से से कहा, मैं जानता हूं कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहते हुए वेदांत बालकनी में आकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसने अपनी आंखों को बंद किया तो उसकी आंखों के सामने फिर से सुमन और सौरभ का हंसता हुआ चेहरा घूमने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, व्हाट द हेल इज दिस? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कहते हुए उसने जोर से रेलिंग पर अपना हाथ दे मारा। वहीं नीचे पार्किंग एरिया में सौरभ ने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, ओ माय गॉड, वो सच में जल रहा है, सच में जलकर कोयला बन गया। मुझे लगता है कि वो कल ही तुम्हारे पास आकर बोलेगा, सुमन मेरी जान, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम मेरे अलावा किसी और की तरफ कैसे देख सकती हो? तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार कैसे कर सकती हो? तुम मेरे अलावा किसी और को बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हो? कैसे बना सकती हो? सौरभ को ड्रामेटिक होते हुए देखकर सुमन ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, उसने लगभग हमें पकड़ ही लिया था। उसे सच में लगा कि हम दोनों उसे जलाने के लिए नाटक कर रहे हैं। अबे यार, वो सच में इंटेलिजेंट है। सुमन की बात सुनकर सौरभ ने हंसते हुए कहा, अरे यार, मेरे सारे दोस्त इंटेलिजेंट हैं और मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। अब तुम्हें ये बात ज़्यादा देर तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलो जल्दी से, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, वरना वो बालकनी से हमें देख देख कर समझ जाएगा कि हम दोनों कोई बकवास कर रहे हैं। सौरभ की बात सुनकर सुमन ने कहा, ओह हाँ, जरा पास तो आओ, उसे ऐसे दिखाना है जैसे हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। सौरभ ने जैसे ही ये सुना उसने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, अगर वापस आने के बाद उसने मेरे दांत तोड़ दिए तो? वैसे भी मैं कुंवारा हूँ, गर्लफ्रेंड भी नहीं मिली। अगर दांत टूट गए तो गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी और फिर मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। मुझे कुंवारा नहीं मरना। मुझे कोई हैंडसम सी नहीं ब्यूटीफुल सी लड़की के साथ शादी करनी है और 4-5 बच्चे पैदा करके वेदांत और अस्तित्व दोनों को उनके चाचा बनाना है। सौरभ की बात सुनकर सुमन ने उसे कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचा और हल्के से उसके गालों को चूम लिया। सौरभ सुमन की हरकत पर हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। वही वेदांत, जो कि बाहर खड़ा होकर बाहर के नज़ारों को देख रहा था, जैसे ही उसका ध्यान सुमन सौरभ पर गया, उसके हाथों की पकड़ रेलिंग पर मजबूत हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हुए वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया। वेदांत खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
उसने दोबारा गर्दन को टेढ़ा करके उनको देखने की कोशिश की, पर तब तक दोनों कार में बैठकर वहां से निकल चुके थे। कार में सुमन ने हंसते हुए कहा, मुझे पक्का यकीन है कि उसने हमें देखा होगा। मैं तो कहती हूँ कि वो हमें देखकर जल जल के कोयला बन जाए। मतलब मेरे जैसी क्यूट सी प्यारी सी लड़की के प्यार को ठुकरा दिया। तुम्हें पता है कि मैं कितना रोई थी, मुझे कितनी तकलीफ हुई थी, मेरा छोटा सा दिल कितना दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। पहली बार किसी से प्यार किया था, पहली बार किसी को प्रपोज किया था और उस इंसान ने बिना मेरी फीलिंग्स की कदर किए सीधा मुझे रिजेक्ट कर दिया था। अब उसे भी तो तड़पना होगा। आखिर उसने तो सुमन ग्रेट को रिजेक्ट किया है। सुमन जैसी लड़की को कोई रिजेक्ट कर सकता है भला? सामान को खुद की तारीफ करते हुए देखकर सौरभ ने धीरे से कहा, देखो बुरा मत मानना, पर तुम बहुत खूंखार और खतरनाक हो, बिल्कुल जंगली डायन की तरह। रिजेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी से अगर गलती से फ्यूचर में कोई गलती हो गई तो तुम उसे उस गलती के लिए सीधा भगवान के पास भेज दोगी, इसलिए कोई भी आदमी तुम्हें हाँ कहने से पहले 1000 बार सोचेगा। सौरभ की बात सुनकर सुमन ने दांत पीसते हुए कहा, किसी और का तो नहीं पता, पर मैं तुम्हें जरूर भगवान के पास भेज दूंगी। सुमन की बात सुनकर सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तुम इस तरह की बातें कहाँ से कह सकती हो? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपने दोस्त का दुश्मन बनने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है। सच कहते हैं अच्छे लोगों की कोई कदर ही नहीं होती। कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। मैं कल ही उसे बता दूंगा कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर देख लेना तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। सौरभ की बात सुनकर सुमन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम धमकी दे रहे हो? सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं, खुद को बचाने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। अब जब तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे अपने भाई की साइड जाना होगा, उसे जलाना बंद करना होगा। अगर दोनों तरफ से मैंने एक एक घूसा खा लिया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा और मुझे फिलहाल जिंदा रहना है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं उसे बता दूं कि मैं नाटक कर रहा था। सौरभ की बात सुनकर सुमन ने कहा, ठीक है, नहीं मार रही, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ भी बताया तो समझ जाना कि तुम्हारा मुंह टूट गया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।